हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल डीएनएस सेमेस्टर क्लासेस में। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रिप्रोडक्शन एंड ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स जैसी बॉडी में किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, इन चीजों को हम आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जनरल कैरेक्टर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स, मतलब ब्रायोफाइट्स के क्या जनरल कैरेक्टर्स हैं, किस तरह का लाइफ साइकिल इनमें चलता है, गेमेटोफाइट क्या है, स्पोरोफाइट क्या है, प्लांट बॉडी देखने में कैसी होती है, थैलस क्या है, ये सारी चीजों को हमने प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर फर्स्ट में डिस्कस किया था, यूनिट फर्स्ट के। आई होप आपने उन वीडियोस को देख लिया है। अगर नहीं देखा है तो उसे जाके जरूर विजिट करिए, पहले उसे देख लीजिए ताकि आपको एक ओवरऑल समझ में आ जाए कि ब्रायोफाइट्स जैसे टॉपिक में यूनिट फर्स्ट के अंदर, लेक्चर फर्स्ट के अंदर आपको क्या समझना है। आगे की इसके लिए क्या होगा, अब जो वीडियोस देखेंगे वो आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो बच्चों, ये जो आपके सामने लेक्चर जा रहा है यूनिट फर्स्ट का, ये लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर 2 हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स में। तो आइए उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे जानने से पहले बता दूं बच्चों, ये जो वीडियोस आपके पास जा रहे हैं ये फ्री यूट्यूब वीडियोस हैं जो आपको हमारे चैनल पर यहाँ पे मिल रहे हैं। हम लोग हर यूनिट से कुछ ना कुछ वीडियोस है जो आप तक पहुंचेंगे, आप उनको अच्छे से जरूर देखिए और आप इससे एनालाइज कर पाएंगे कि मेंटोर्स जो हमारे डीएनएस चैनल पर हैं ये आपको किस तरह से समझा पा रहे हैं, टॉपिक्स आपको क्लियर हैं कि नहीं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इतने हमारे एक्सपीरियंस मेंटोर्स हैं कि आपको जो भी टॉपिक्स है वो अच्छे से समझ में आएंगे। रही बात आज के इस चैनल का जो वीडियो हम देख रहे हैं, इसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगा। साथ ही साथ डीएनएस एजुकेयर ऐप अगर आप डाउनलोड करते हैं तो वहां पे भी आपको आज के इस लेक्चर का पीडीएफ मिल जाएगा। तो आइए बिना देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। था वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है, जो भी बच्चे उस वीडियो को नहीं देखे पहले उसे जाके जरूर देख लीजिए। इससे आपको पता चल जाएगा बच्चों की ब्रायोफाइट्स होते क्या है ना। इससे क्या होगा कि जब हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो आपको चीजें समझ आएगी कि भाई ब्रायोफाइट्स थे क्या, अब हम समझने के लिए तैयार हैं कि रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, राइट। तो इसलिए मैं चाहूंगी कि पहले आप उस वीडियो को जरूर देख लें, वो हमारे वीडियोस वाले सेक्शन में आपको डीएनएस सेमेस्टर क्लासेस पे मिल जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मेथड्स क्या है। अब जब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट है जो आपको अच्छे से पहले समझ लेना है। क्या है भाई ये फ्लो चार्ट? तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि ब्रायोफाइट्स को क्या नाम दिया जाता है और इनमें वैस्कुलर बंडल्स यानी जाइलम फ्लोएम होते हैं या नहीं होते हैं। तो जो भी उस वीडियो को देखकर यहाँ तक पहुंचे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए मेरे पास यहाँ पे 2 क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चन का आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, सो क्वेश्चन मेरा पहला ये है कि ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहते हैं? Why are bryophytes called the amphibians of plant kingdom? ये है मेरा पहला क्वेश्चन। ओके, और सेकंड क्वेश्चन है बच्चों मेरा कि जो ये ब्रायोफाइट्स होते हैं इनके पास वैस्कुलर बंडल्स यानी कि जाइलम और फ्लोएम होते हैं या नहीं होते हैं, एब्सेंट या प्रेजेंट, ये आपको कमेंट करना है। और एम्फीबियंस क्यों कहते हैं इसका रीजन जरूर लिखिए। ठीक है, तो ये 2 कमेंट्स मैं उन सारे बच्चों से एक्सपेक्ट कर रही हूँ जो मेरे उस प्रीवियस वीडियो को देखकर यहाँ तक आए हैं। ओके, चलो तो भाई इस फ्लो चार्ट को समझते हैं कि ब्रायोफाइट्स में रिप्रोडक्शन के क्या क्या मेथड्स होते हैं। भाई रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, पहले तो ये जान लेते हैं। तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि एक ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है, वो अपनी जैसी नई बॉडी प्रोड्यूस कर पाना, मतलब वापस से अपनी जैसी एक नई बॉडी को बना पाना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है। जब किसी वर्ड के आगे री लग जाता है मतलब वो चीज वापस से हो रही है। तो प्रोडक्शन, किसी चीज को बनाना कैसे, वापस से, इसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। और ये बहुत जरूरी है किसी भी स्पीशीज को क्या करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए। अगर मान लो कोई एक ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस करे ही ना, तो उससे क्या होगा, उसकी जनरेशन आगे नहीं बढ़ेगी, उसकी पॉपुलेशन आगे कंटिन्यू नहीं होगी। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना हमारे लिए रेस्पिरेशन है, जितना हमारे लिए न्यूट्रिशन गेन करना है, डाइजेशन करना है, ठीक है, एक्सक्रीशन है, उतना इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्शन भी है। अब ये जो रिप्रोडक्शन है ये ब्रायोफाइट्स यानी कि प्लांट्स में 2 तरीके से होता है। स्पेसिफिकली प्लांट्स में हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, ब्रायोफाइट्स की बात कर रहे हैं। तो भाई जो ब्रायोफाइट्स है इनमें रिप्रोडक्शन के 2 तरीके हैं। ओके, अब आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि रिप्रोडक्शन 2 तरीके से होता है, एक असेक्सुअल होता है, एक सेक्सुअल होता है, राइट। अब हम यहाँ पे अगर देखें तो रिप्रोडक्शन का जो पहली कैटेगरी है इसको हम लोग बोलने वाले हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और जो सेकेंड मेथड है इसको हम लोग बोलने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बच्चों, इसकी मेन खासियत क्या होती है कि इसमें हमेशा दो तरह के गैमेट्स बनेंगे, एक मेल गैमेट होगा, एक फीमेल गैमेट होगा, और ये दोनों गैमेट्स क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे ताकि उनसे जाइगोट बन पाए, है ना। फिर मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में भी बताया था कैसे इनकी जेनरेशन अल्टर करती है, मतलब कैसे इनके एक ही लाइफ में दो तरह की स्टेजेस आती है, जिसको एक को मैंने गैमेटोफाइट बताया था, दूसरे को स्पोरोफाइट। आई होप आपको वो चीजें याद होगी, इतने जल्दी भूले नहीं होंगे, है ना। तो इस तरह से दो कैटेगरी के अंदर रिप्रोडक्शन हम समझने वाले हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है बच्चों, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में सबसे पहले आपको समझना है वेजिटेटिव होता क्या है। तो बच्चों जो प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स होते हैं, जो ग्रीन पार्ट होता है प्लांट का, अगर वो टूटकर अलग हो जाए और उससे पूरी एक नई बॉडी बन जाए तो उसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। एक सीधा साधा एग्जाम्पल लेके चलते हैं, सभी के घर में कहीं ना कहीं गार्डन में रोज जरूर लगा होता है, गुलाब का फूल। अब आप देखेंगे कि उससे अगर आपको नया गुलाब का फूल लगाना है तो आप उसके सीड्स का वेट नहीं करते हैं, आप सिंपली क्या करते हैं, उसके स्टेम को कट करते हैं और वापस उसको मिट्टी में लगाते हैं, जिससे अपने आप कुछ टाइम बाद वो नया रोज का प्लांट वहां पे लग जाता है और ऊपर ग्रो करके फूल भी देता है, फ्लावरिंग भी करता है। तो यहां से हमें क्या समझ आता है कि जो स्टेम है रोज का वो केपेबल है कि वो अपने किसी एक पार्ट से पूरी बॉडी जनरेट कर दे रहा है। इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जैसे कुछ लोग ये जानते होंगे कि जो आलू होता है, पोटैटो, इसके आंखें होती है, आईज ऑफ ट्यूबर जिसको कहते हैं, अगर उसको कट करके हम मिट्टी में लगा दें उनके ग्रोइंग सीजन में, जब आलू उग सकता है उसी सीजन में मिट्टी में लगा दे तो उससे एक नया पोटैटो का प्लांट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो आईज है ट्यूबर की पोटैटो प्लांट में, वो क्या है, वो किस चीज का काम कर रही है, एक वेजिटेटिव पार्ट का काम कर रही है। क्यों? क्योंकि उससे पूरी नई प्लांट बॉडी बन रही है। ऐसे गन्ने के केस में आपने देखा होगा, शुगर केन में अगर उसके स्टेम को आप एक स्लैंटिंग तरीके से बिछाकर आप मिट्टी में लगा दें तो वहां से जो हर एक गांठ होती है, नोड होता है स्टेम में जो शुगर केन का, वहां से एक नया प्लांट निकल आएगा। तो यहाँ पे जो स्टेम है, कुछ जगह पे रूट होता है, कुछ जगह पे लीफ होता है, ये क्या करते हैं बच्चों, इनमें अंदर कैपेबिलिटी होती है कि ये उसी जगह से पूरे प्लांट बॉडी को उगा सकते हैं, ग्रो करा सकते हैं। तो जब वेजिटेटिव पार्ट यानी कि स्टेम, लीफ, इन सारे पार्ट से जब पूरे प्लांट को उगाया जा सकता है, पूरा प्लांट, तो ऐसे टाइप के रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि जब दो तरह के गैमेट्स बने, मेल और फीमेल गैमेट दोनों का फ्यूजन और जाइगोट बने, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बात क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सभी के बारे में जानेंगे। तो रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स में हम सबसे पहले बात करेंगे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है। मैंने ये पहले ही बता दिया कि भाई जो ब्रायोफाइट्स हैं ये दो मेथड से रिप्रोड्यूस करेंगे, एक तो सेक्सुअल मेथड से और दूसरा वेजिटेटिव मेथड से। ओके, तो वेजिटेटिव मेथड है और सेक्सुअल मीन्स है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो इनमें नहीं होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें एब्सेंट है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या होगा, मतलब किसी भी गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा, सिंपल एक ही पेरेंट प्लांट से नई बॉडी बन जाएगी, तो उसको हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब वही असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक वेजिटेटिव पार्ट से हो जाए, स्टेम, लीफ से, तो हम उसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें नहीं होता है। तो हम इन दो मेथड्स की बात करेंगे, वेजिटेटिव और सेक्सुअल मेथड। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो हमें यहाँ पे क्या समझना है, इस टॉपिक में हमें समझना है कि ब्रायोफाइट जो प्लांट्स होते हैं उनके किस किस हिस्से से पूरी प्लांट बॉडी बन सकती है। मतलब हमें उन पार्ट्स के नाम याद रखने हैं जो ब्रायोफाइट्स की प्लांट बॉडी में पाए जाते हैं, और उन प्लांट बॉडी से पूरा प्लांट बन जाएगा ब्रायोफाइटा का, तभी हम उसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहेंगे। तो हमें बस इस टॉपिक में क्या करना है, सारे पार्ट्स के नाम याद रखने हैं, इतना सफिशिएंट होगा। अगर आपको एग्जाम्स में ये लिखने के लिए आता है तो चाहे वो एमसीक्यू फॉर्मेट में है, चाहे वो थ्योरी के फॉर्मेट में है, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो ब्रायोफाइट्स है इनके अंदर एक फीचर ये है कि ये टेंडेंसी क्या रखते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, मतलब अपने किसी भी पार्ट से पूरे प्लांट बॉडी के वो एक नई प्लांट बॉडी को बना सकते हैं किसी भी एक हिस्से से। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है किसी एक पर्टिकुलर सीजन में होगा, जो कि क्या करेगा, उनकी ग्रोथ को फेवर करेगा, बढ़ावा देगा, है ना। अब आप देखेंगे कि रोज है, कुछ पर्टिकुलर प्लांट है जो एक पर्टिकुलर सीजन में ही लगते हैं, है ना। तो जरूरी है कि जो रिप्रोडक्शन का तरीका है वो भी क्या होगा, किसी एक सीजन में ज्यादा फेवरेबल होगा, किसी एक सीजन में नहीं उतना फेवरेबल होगा, है ना। तो मेजॉरिटी जो ब्रायोफाइट्स की है वो प्रोपेगेट यानी रिप्रोड्यूस कैसे करती है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन उसमें देखने को मिलता है, और बहुत तरीके से ये होता है। अब हमें उन्हीं तरीकों को याद रखना है। सबसे पहला तरीका है बाय डेथ एंड डीके ऑफ ओल्डर पोर्शन ऑफ थैलस।
थैलस किसको कहते हैं, ये मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था बच्चों, याद आया आप लोग को? थैलस क्या होता है, मतलब ब्रायोफाइटा की प्लांट बॉडी को ही हम लोग थैलस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसकी प्लांट बॉडी में ना तो प्रॉपर रूट है, ना प्रॉपर स्टेम है, ना प्रॉपर लीफ है। तो रूट, स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिसमें प्लांट बॉडी में पाया जाए, प्लांट में कुछ सीधा साधा स्टेम रूट लीफ ना समझ आए, तो ऐसे प्लांट बॉडी को हम थैलस बोलते हैं, याद रखिएगा। तो जब कोई भी थैलस बॉडी है, मतलब ब्रायोफाइटा की बॉडी है, उसका कोई एक हिस्सा जो है वो डेथ कर जाए, उसके सेल और टिश्यू मर जाए और वो पूरा पार्ट जो है वो सड़ने लगे, डीके करने लगे। डीके का मतलब होता है सड़ना, या तो इस तरीके से वो हो, या तो फ्रेगमेंटेशन हो जाए। फ्रेगमेंटेशन यानी किसी भी बॉडी का टुकड़े में बट जाना। तो फ्रेगमेंटेशन के जरिए या कोई भी एक पोर्शन जो है थैलस का, वो उसमें डेथ हो जाए और वो धीरे धीरे सड़ने लगे, डीके करने लगे। तो इस मेथड से क्या हो सकता है, रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव तरीके से हो सकता है। कैसे होगा ये देखो, ब्रायोफाइट्स में क्या होता है, जो ग्रोइंग पॉइंट है वो थैलस के टिप पर पाया जाता है। अब इसमें जो निचला हिस्सा है, ओल्डर पोर्शन है थैलस का, वो धीरे धीरे क्या होता है, कई बार सड़ने लगता है, खराब होने लगता है। कई बार होता है कि उसकी एज हो गई, या तो कई बार हो गया उस जगह पे सूखा पड़ गया। क्योंकि आपने पढ़ा था पहले लेक्चर में बच्चों कि ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या जो ब्रायोफाइट जहां भी ग्रो करते हैं उस जगह पर नमी होती है। अब सपोज करो वहां नमी नहीं है, गायब हो गई है, तो धीरे धीरे वो पर्टिकुलर ब्रायोफाइट क्या हो जाएगा, वहां पे मरने लगेगा। उसकी डेथ समझ लो, उसकी जो मृत्यु है वो काफी ज्यादा करीब आ चुकी है, क्योंकि उसको जो फेवरेबल जगह चाहिए, जिस तरह का एनवायरमेंट चाहिए, वो उसको नहीं मिल रहा है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें ये देखने को मिलेगा, या तो उस जगह पे सूखा पड़ जाए, ड्रॉट यानी सूखा पड़ जाना, या तो एजिंग का प्रोसेस हो जाए, एक तरह से सेल और टिश्यू की डेथ आने वाली हो। अब कोई भी रीजन हो, अगर वो पर्टिकुलर हिस्सा जो है थैलस पूरे बॉडी का, आप सपोज करो ये इस तरह की कुछ बॉडी दिख रही है आपको, ये एक ब्रायोफाइटा है, ठीक है। अब ये ब्रायोफाइटा मैंने पहले भी बता दिया, इनकी साइज बड़ी छोटी सी होती है, तो ये भी इतने छोटे छोटे होते हैं। आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो बारिश के समय में ये बहुत सारे, जहां पे आप पौधे लगाए रहते हैं उसमें मिट्टी में आपको ये देखने को मिलेंगे। आप सपोज करो इसका ये जो हिस्सा है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डीके करने लग रहा है, खराब होने लग रहा है। अब ऐसे में क्या होगा, ये एक तरह से खराब हो गया, इसकी डेथ हो गई और ये सड़ने लगा। अब ऐसे में क्या होगा, यहाँ पे आप देखने को मिलेगा कि अब ये जब प्रोसेस होगी तो ये टुकड़े में बट कर अलग हो जाएगा और ये मिट्टी के अंदर ही रह जाएगा, ठीक है। और ये पूरी तरह से थैलस बॉडी से अलग हो गया, क्योंकि वो टूट कर सड़ गया तो अलग हो गया है ना, और मिट्टी में ही रह गया। अब डिटैच लोब जो है, या जो फ्रैगमेंट जो टुकड़ा है, वो डेवलप करेगा इंडिपेंडेंट प्लांट में। अब वो जब टुकड़े में बनके अलग हो गया ना, तो ऐसा नहीं वो खत्म हो जाएगा। जब वापस से वो सीजन आएगा, या वापस से सपोज करो पानी नमी आ गई उस जगह पे, तो वो वापस से नया प्लांट बनेगा। लेकिन सिंस कि अब वो क्या हो चुका है, अलग से एक टुकड़े में बच चुका है, ये टुकड़ा सपोज करो ये इतना प्लांट बॉडी का ये हिस्सा टूटकर इधर आ गया। अब यहाँ से क्या करेगा, ये एक नया बॉडी बना लेगा। ये ऐसा नहीं है कि इसी के साथ जुड़ जाएगा, नहीं, ये अलग हो गया तो इसके बाद ये यहाँ पे दूसरी थोड़ी दूरी पे क्या कर लेगा, नया ब्रायोफाइटा बना लेगा। तो समझ में आई बात? तो मतलब डेथ और डीके भी हो जाए किसी एक हिस्से का पूरे बॉडी से, तो वो जब अलग हो जाएगा तो वहां पे एक नई बॉडी बन जाएगी। तो हुआ ना एक टाइप का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, क्योंकि किसी एक हिस्से से ही पूरी प्लांट बॉडी बन गई। बात समझ आ रही है? तो इस तरह से ये चीजें देखने को मिलती है। अब ये अलग से ग्रो करती है और मोस्ट कॉमन मेथड है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, ठीक है। किसमें देखने को ज्यादातर मिलता है, रिक्सिया में, मार्केंसिया में। ये सारे अलग अलग ब्रायोफाइट्स हैं जो आगे की क्लासेस में आपको यूट्यूब पर मिलेगा, है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यूनिट फर्स्ट के, तो ये मैं अवेलेबल आप लोग को जरूर कराऊंगी यूट्यूब पे, ठीक है। तो रिक्सिया है, मार्केंसिया है, एंथोसिरोस है और कुछ मॉसिस है जैसे कि स्फैगनम। इन सभी में इस तरह से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। बाय परसिस्टेंट एपिसिस। एपिसिस क्या होता है, एपेक्स से वर्ड बना है बच्चों, एपेक्स। और एपेक्स मतलब होता है किनारा या एकदम ऊपर का पोर्शन, उसको हम एपेक्स कहते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि ये एक ब्रायोफाइटा है, ठीक है। अब इसके इस पोर्शन को हम क्या बोल सकते हैं, एपेक्स बोल सकते हैं। इस पोर्शन को क्या बोल सकते हैं, एपेक्स बोल सकते हैं, क्योंकि एकदम किनारा है या टिप पोर्शन है ये। इसको कभी एपेक्स नहीं बोलेंगे, इसको कभी एपेक्स नहीं बोलेंगे, लेकिन किनारों को हम एपेक्स बोल सकते हैं। ये जो मैं एरिया शेड कर रही हूँ ये एपेक्स है। तो अब कह रहे हैं कि भाई परसिस्टेंट एपिसिस, परसिस्टेंट यानी बचा हुआ, तो बचे हुए एपेक्स रीजन से, कोने के रीजन से भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है। कई बार बहुत ज्यादा ड्राइनेस या समर की वजह से क्या होता है कि पूरा जो थैलस है ब्रायोफाइटा में वो सूख जाता है, ठीक है। समर जब आएगी तो क्योंकि उस समय ब्रायोफाइटा नहीं रहते, मैंने पहले भी बता दिया, या तो बारिश के समय या थोड़ा ठंडा रहता है सीजन, तभी ये देखेंगे आप लोग कि मिट्टी में प्रेजेंट रहते हैं ब्रायोफाइटा, वहीं ग्रो ही करते हैं। ये सूख जाते हैं और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन इनका जो ग्रोइंग टिप है, जहां से इनकी ग्रोथ होती है, वो टिप रह जाता है, वो नहीं सूखता है। अब ऐसे में क्या होगा, जब वापस से
फेवरेबल इन्वायरमेंट आएगा तो ये सॉइल के अंदर चले गए रहते हैं पहले तो, जब इन्वायरमेंट उनके लिए अनुकूल नहीं है, फेवरेबल नहीं है। अब वापस से जब फेवरेबल इन्वायरमेंट आएगी, देखो अंडर फेवरेबल कंडीशन वापस सब आई वैसी कंडीशन जिसमें ग्रो कर सकते हैं, तो वो जो टिप है वो जो मिट्टी में अंदर चला गया था वो वापस ग्रो करके क्या बना लेगा, एक नया थैलस बना लेगा। तो ये दूसरा है कि बाय परसिस्टेंट एपिसिस, कोई एपेक्स पोर्शन जो है वो डेड नहीं किया, वो मिट्टी में रह गया, वो लेटर ऑन ग्रो कर गया। तो एक हो गया बाय डेथ एंड डीके, किसी ओल्डर पोर्शन का पूरे बॉडी का या फ्रेगमेंटेशन से, और दूसरा हो गया हमारे पास परसिस्टेंट एपिसिस से बचा हुआ जो एपेक्स पोर्शन है उससे पूरी बॉडी बन गई। तीसरा टाइप है बाय ट्यूबर, ट्यूबर के मदद से भी पूरी प्लांट बॉडी जो है वो ग्रो कर सकती है। अब आप इसमें देखेंगे कि ट्यूबर्स जो है ये कहाँ पे देखने को मिलते हैं, ये ऐसी स्पीशीज में पाए जाएंगे जहां पे डेसिकेशन हुआ है। डेसिकेशन क्या होता है, डेसिकेशन मतलब हवा में एक्सपोज होने की वजह से कोई एक पोर्शन क्या हो जाए, ड्राई हो जाए, सूख जाए, ठीक है। तो ड्राइंग इफेक्ट ऑफ द एयर, एयर क्या करता है, हवा क्या करता है, किसी चीज को सुखाने में मदद करता है। तो बहुत ज्यादा हवा में जब आते हैं कोई भी ब्रायोफाइटा तो उनका वो पोर्शन पूरी बॉडी का सूखने लगता है। तो ऐसे में क्या हो जाता है, ट्यूबर्स बन जाते हैं। तो ट्यूबर्स तभी बनेंगे जब उनका कोई एक डेसिकेटेड पार्ट, कोई एक टूटा हुआ डैमेज पार्ट जो है वो हवा के कांटेक्ट में आता है, वो सूखने लगता है। तो अब जब यहाँ पे ग्रोइंग सीजन का एंड आएगा, मतलब जब इनकी ग्रोथ नहीं हो सकती, तो ऐसे में क्या होगा, ये ब्रांचेस जो है ये फूल जाते हैं, स्वेलिंग आ जाती है इनमें और उनके टिप पर, और ये अंडरग्राउंड ट्यूबर बन जाते हैं और अंदर मिट्टी के अंदर चले जाते हैं। अब जब वापस से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑन द पेरिफेरी ऑफ अ ट्यूबर, ट्यूबर के ऊपर क्या होता है, 2-3 लेयर का वाटरप्रूफ लेयर आ जाती है जिसको हम कॉर्क बोलते हैं, जो कि इनको क्या करेगा, उस अनफेवरेबल इन्वायरमेंट में, क्योंकि इनका ग्रोइंग सीजन के एंड में ये बनता है, तो ऐसे में जब अब दूसरा सीजन आ रहा है समर वाला, तो उसके वो इनके लिए सही नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है, इनके ट्यूबर के ऊपर एक लेयर आ जाती है जो कि कॉर्क की होती है, जो कि एक मोटी थिक लेयर है, जो कि इनको उस सीजन में बचाएगी, समर सीजन में बचाएगी। तो उस चीज के लिए ये यहाँ पे आप देखेंगे कि वाटरप्रूफ लेयर कॉर्क का हाइलीन सेल्स का डेवलप हो जाता है। अब ये जो लेयर है ये पूरी तरह से इसके अंदर स्टार्च, ऑयल, ग्लोब्यूल्स ये सब पाए जाते हैं। अब अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होगा, ये जो थैलस है ये तो मर जाता है, ठीक है, लेकिन जो ट्यूबर पार्ट है ना, वो रह जाएगा। अब इस ट्यूबर से क्या होगा, वापस से जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये ट्यूबर जर्मिनेट करेगा और पूरी प्लांट बॉडी को बना लेगा। तो यहाँ पे हमें समझ में आया कि ट्यूबर नाम के स्ट्रक्चर जो कि ब्रायोफाइटा की बॉडी में पाए जाते हैं, उनसे भी पूरी प्लांट बॉडी बनती है ना। ये आपको रिक्सिया में, एंथोसिरोस में, ठीक है, फॉसम ब्रोनिया में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ट्यूबर्स जो है ये पेनिट्रेशन ऑर्गन का भी काम करते हैं, मतलब मिट्टी में अंदर धस जाते हैं और वापस जब इन्वायरमेंट आएगा सही से तो ये वापस ग्रो कर जाएंगे, पूरी प्लांट बॉडी बना लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास गेमा की मदद से। अब देखो बच्चों, ये वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि गेमा क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन आपको याद रखनी है कि ये मल्टी सेल्यूलर असेक्सुअल बड है, ठीक है, और ये गैमा कप के अंदर बनते हैं और वापस से जब ये गैमा आगे चल के अगर ये मिट्टी में जाता है, वापस से इसको मॉइस्चर मिलता है, एयर मिलता है, तो ये ग्रो करके नई बॉडी ब्रायोफाइटा की बना देता है। अब आप देखेंगे कि ये ट्यूबर आपको जैमा कहाँ देखने को मिल जाएगा, हाँ ये रहा, ये देखो बच्चों, ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये है जेमा कप्स। क्या है ये, जेमा कप्स। और इस कप के अंदर आपको छोटे छोटे स्पोर्स देखने को मिल रहे होंगे, नहीं भी दिख रहे तो मैं इसे आउटलाइन बना रही हूं, इसी को बोलते हैं जेमा। क्या है ये, असेक्सुअल मल्टीसेल्यूलर स्पोर्स, असेक्सुअल है और मल्टीसेल्यूलर स्पोर्स है ये, ठीक है, ये इसके अंदर यहाँ पे बनते हैं, ठीक। अब ये आगे चल के जब निकलेंगे तो वापस से, अभी सपोज करो कि ये मेच्योर हो गया, अब यहाँ से ये स्पोर बाहर निकलेगा, अब ये क्या करेगा, ये पूरी नई बॉडी ब्रायोफाइटा की बना देगा, तो ये जेमा है। इसको हम लोग ये बोलते हैं कप के अंदर ये जेमा जो है, स्पोर्स है एक तरह से, ये बनते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको जेमा समझ में आया होगा। तो ये बोला जा रहा है भाई कि देखो मल्टीसेलुलर, इनकी डेफिनेशन आप अगर पूछता है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पूछता है, तो 2-3 टर्म है जो आपके इस डेफिनेशन में जरूर जाने चाहिए। पहला है कि ये मल्टीसेल्युलर होते हैं, दूसरा असेक्सुअल होते हैं, और बड है, एक तरह की कली है, जैसे कली होती है ना कि उसमें से फूल निकलता है, वैसे समझ लो ये एक ऐसा बड है जो कि जिसको अगर मिट्टी मिलेगा, मॉइस्चर मिलेगा, न्यूट्रिएंट मिलेगा, तो ये वापस से ब्रायोफाइटा की पूरी नई बॉडी बना देगा, ठीक है।
तो ये आप देखेंगे कि ये जेमा कप्स के अंदर ये स्पोर्स बनते हैं और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, लीफ के एकदम एक्सिस पे पाए जाते हैं, ऊपर ही पाए जाते हैं, स्टेम एक्सिस पे भी हो सकते हैं या सेल्स के भी अंदर रहते हैं। अब ये बोल रहा है कि जैसे ही अलग होते हैं, डिटैच यानी अलग होना, जैसे ही डिटैच होंगे पेरेंट प्लांट से जिसके ऊपर ये ग्रो कर रहे थे और इनको जहां पे एक सही सूटेबल सबस्ट्रेटम मिला, सबस्ट्रेटम जैसे कि मिट्टी मिला, बेस जहां से ग्रो करते हैं उसको सबस्ट्रेटम बोलते हैं, तो वहां से जब ये ग्रो करेंगे तो ये पूरी नई इंडिविजुअल बॉडी को बना लेंगे, जैसे कि मार्केंसिया, या इनडायरेक्टली भी बना सकते हैं जैसे कि मॉसेस में। तो इनमें जेमा कप्स पाया जाता है, मार्केंसिया जैसी बॉडी में और मॉसेस जैसी बॉडी में, ठीक है। अब नेक्स्ट है बच्चों बाय एडवेंटिशियस ब्रांचेस, मतलब ब्रांचेस की मदद से भी, एडवेंटिशियस ब्रांचेस की मदद से भी ब्रायोफाइटा की पूरी बॉडी बनती है। अब एडवेंटिशियस ब्रांचेस कहां से बनते हैं, वेंट्रल सरफेस ऑफ थैलस। अब बच्चों देखो यहाँ पे कुछ टेक्निकल टर्म है जो एकदम क्लियर रखो। थैलस मतलब बता चुकी हूँ, पूरी प्लांट बॉडी को बोलते हैं, है ना, ये तो पहले ही बता दिया भाई, प्लांट बॉडी को हमने क्या बोला, थैलस बोल दिया, राइट। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि थैलस तो इसको बोलते हैं। अब इसके बाद बात आती है कि इसका दो सरफेस होता है, कोई भी बॉडी है, अगर 3D बॉडी है, ऑब्वियसली बात है, प्लांट है तो 3D बॉडी होगी। अब ऐसी बॉडी के कम से कम तो दो हिस्से होंगे, एक अगला हिस्सा, एक पिछला हिस्सा, है ना। तो प्लांट बॉडी के भी ऐसे दो हिस्से होते हैं, अगला हिस्सा और पिछला हिस्सा। और आप ज्यादातर देखेंगे ये जो ब्रायोफाइट्स हैं ये अगर बिछे हुए हैं, ठीक है, अगर मान लेते हैं पूरी तरह से मिट्टी में बिछे हुए, अब जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि मिट्टी में पूरा बिछा हुआ है ना। अब ऐसे में इसका दो सरफेस होगा, एक वो सरफेस जो आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है और एक वो सरफेस होगा जो इसके नीचे होगा और वो मिट्टी के कांटेक्ट में है, सॉइल के कांटेक्ट में है। तो हुआ ना, दो सरफेस है ना। अब ये जो ऊपर वाला सरफेस है इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं डॉर्सल सरफेस, ऊपरी सरफेस को डॉर्सल बोलते हैं, ओके। और अंदर पिछले हिस्से को जो मिट्टी के कांटेक्ट में, उसको क्या बोलते हैं, उस सरफेस को बोलते हैं वेंट्रल सरफेस, जो निचला हिस्सा है, वेंट्रल सरफेस। तो ये दो सरफेस है। अब देखो यहाँ पे वेंट्रल सरफेस नाम आया है इसलिए इसको मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये क्या है, जैसे ही डिटैच होंगे, अब देखो ये बोल रहा है कि ये जो एडवेंटिशियस ब्रांचेस है वेंट्रल सरफेस से बनते हैं, मतलब थैलस बॉडी के निचले हिस्से से ये ब्रांचेस बनते हैं, जैसे कि रिक्सिया में और एंथोसिरोस में। अब जैसे ही ब्रांचेस अलग होते हैं पेरेंट प्लांट से, तो ये ब्रांचेस क्या करेंगे, एक नई बॉडी बना लेंगे, न्यू थैलाई, थैलाई यानी थैलस, तो एक नई थैलस में ये क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। इन मार्केंसिया, मार्केंसिया में ये जो ब्रांचेस है कहां से डेवलप होते हैं, आर्चिगोनियोफोर से बनते हैं। आर्चिगोनियोफोर क्या है बच्चों, एक होता है एंथेरिडियोफोर जो कि एक मेल ब्रांच को बोलते हैं और आर्चिगोनियोफोर फीमेल ब्रांच को बोलते हैं, फीमेल पार्ट जो है पूरे प्लांट में उसके ब्रांच को बोलते हैं। तो और कुछ अलग अलग है जिसमें डॉर्सल सरफेस से भी बनता है, कुछ ऐसे ब्रायोफाइट्स भी हैं, ठीक है। तो डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस यहाँ पे समझे रहना, निचले हिस्से को वेंट्रल सरफेस, ऊपरी हिस्से को डॉर्सल। अब आप बोलेंगे ह्यूमन बॉडी में डॉर्सल वेंट्रल कहाँ है, तो बच्चों देखो ये जो हमारा पिछला पोर्शन होता है जहां ब्रेन है, वर्टिब्रल कॉलम है, ये डॉर्सल है, और ये जो अगला पोर्शन है हमारा इसको वेंट्रल सरफेस बोलते हैं, डॉर्सल वेंट्रल। अब यही मैं ऐसे नीचे जमीन पे लेट जाऊं तो ऊपर वाला हिस्सा ये बनेगा डॉर्सल अगेन, और जो मिट्टी के कांटेक्ट में या जमीन के कांटेक्ट में जाएगा मेरा सरफेस वो ये जाएगा, तो इसी को बोलते हैं वेंट्रल डॉर्सल, ठीक है। चलो, तो कई बार होता है कि ये जो ब्रांचेस है डॉर्सल सरफेस से भी निकलते हैं, मैक्सिमम केस में वेंट्रल सरफेस से निकलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, एक और मेथड है, ये देखो इसी में इस तरह से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। एक और मेथड है वो है रीजेनरेशन से। रीजेनरेशन का मतलब ही होता है कि भाई वापस से बन जाना, रीजेनरेट करना। तो लिवर वॉट्स वगैरह में देखने को मिलता है कि एक पावर है रीजेनरेट करने की, मतलब अपनी जैसी न्यू बॉडी वापस से जल्दी से बनाने की। तो एक कोई प्लांट है या लिविंग सेल है पूरे थैलस का, जैसे कि राइजोइड है, स्केल्स है, उससे क्या हो सकता है, पूरी एक एंटायर प्लांट को बनाया जा सकता है। तो इसको, इस मेथड को हम लोग बोलते हैं कि रीजेनरेशन देखने को मिलता है, जैसे रिक्सिया में, मार्केंसिया में। तो इन सब में एडवेंटिशियस ब्रांचेस से भी ग्रोथ देखने को मिलती है बच्चों, ओके। अब आप यहाँ पे ये सारे मेथड्स को देख सकते हैं, सारे, इसलिए मैंने यहाँ पे डायग्राम्स भी ऐड किए हैं। अब आप देखेंगे, इसको जूम इन करते हैं थोड़ा सा, तो ये है हमारा कौन सा मेथड, जेमा से, किसके अंदर ये कप जैसे स्ट्रक्चर में बन रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, जेमा कप्स बोल रहे हैं, है ना। और वही अगर हम इधर देखें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। फ्रेगमेंटेशन कैसे हो रहा है, देखो ये वाला डायग्राम बस देखो, तो इसमें आप देख रहे हैं ये रिक्सिया की बॉडी है, तो इसका ये हिस्सा जो है पहले अलग हो गया, फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ से ये जब अलग हुआ तो इससे ये पूरी प्लांट बॉडी देखो ऊपर की तरफ बन रही है,
है ना। तो फ्रेगमेंटेशन देखने को मिल रहा है, कोई एक बॉडी का टुकड़ा जो है वो अलग हो गया, अब वहां से पूरी बॉडी बन रही है ना। ये वाला हिस्सा जैसे अलग हुआ था तो ये जैसे अलग हुआ वापस से यहाँ से क्या हुआ, पूरी बॉडी बन गई, है ना। ये फ्रेगमेंटेशन है। ये देखो स्फैगनम है, इसके ब्रांचेस एडवेंटिशियस ब्रांचेस होते हैं जिसकी वजह से पूरी प्लांट बॉडी वापस बनती है, ठीक। फिर ये देखो यहाँ पे ट्यूबर है एंथोसिरोस में, ये ट्यूबर से भी क्या होगा, ये ट्यूबर जो है ऐसे ग्रीन डॉट्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, ये ट्यूबर्स का काम करते हैं, इसी से पूरी नई प्लांट बॉडी बन जाएगी। फिर देखो ये मार्केंसिया है, तो मार्केंसिया आपको यहाँ पे भी डायग्राम में दिख रहा है, यहाँ पे भी है, तो इसमें देखो आप जेमा कप है और इसके अंदर जेमा होंगे जो कि क्या है, एक तरह से मल्टी सेलुलर असेक्सुअल स्पोर्स है। तो ये देखिए इस बॉडी में भी यही चीज है, ये रियल डायग्राम है, वो तो आर्टिफिशियल इस तरह से सिर्फ बनाया गया है समझने के लिए, ये रियल में आप ऐसे जेमा कप्स देखते हैं, ठीक है। नेकेड आई से दिखेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखेंगे, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, तो कुछ और भी मेथड्स हैं जैसे कि इनोवेशन की मदद से। अब इनोवेशन में क्या होता है, ये स्फैगनम में देखने को मिलता है। स्फैगनम जैसी बॉडी में क्या होता है, कोई एक ब्रांचेस है जो कि क्या हो जाती है, एक क्लस्टर में, एक झुंड में पाई जाती है, और वो वहां पे एक ड्रूपिंग ब्रांच या डाइवर्जेंट ब्रांच बनाने की जगह पे और ज्यादा डेवलप करके क्या कर जाती है, ऊपर की तरफ ग्रो कर जाती है। अब जरा इस चीज को समझते हैं कि ड्रूपिंग ब्रांच और डाइवर्जेंट ब्रांच एक स्फैगनम की बॉडी में क्या होता है। हालांकि ये आगे जब हम स्फैगनम पढ़ेंगे तो भी देखेंगे। अब देखो बच्चों, ये देखो, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ना, ये वाला, ये एक स्फैगनम है, ठीक है। अब आप बड़े ध्यान से अगर देखेंगे, यहाँ पे इसको हालांकि मैं लिख दे रही हूँ, ये जेमा कप है, ताकि आप जब इस नोट्स को अपने पास रखें तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। नोट्स से एक चीज याद आ रही है मुझे, आपको बता दूं, देखो यहाँ पे बच्चों डीएनए सेमेस्टर एग्जाम्स आपका एक तरह से टेलीग्राम चैनल है जो हमारे तरफ से बना हुआ है, इसका लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से ये लिंक से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। इस ग्रुप में जो भी पीडीएफ आपको यहाँ पर यूट्यूब पर पढ़ाया जा रहा है, ये जो पीडीएफ है ये आपको फ्री में अवेलेबल इस हमारे ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। तो हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन करना नहीं भूलेंगे अगर आपको फ्री पीडीएफ्स इन पर्टिकुलर लेक्चर वीडियोस के अगर चाहिए तो, ठीक है। तो ज्वाइन करना मत भूलिए हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप को, जो कि डीएनए सेमेस्टर एग्जाम से, और इसका लिंक जो है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा बड़े आसानी से, ठीक है। अच्छा, क्या बात कर रहे थे हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि एडवेंटिशियस ब्रांचेस क्या होते हैं। नहीं, ये बात हो गई थी ना। हाँ, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि भाई इनोवेशन की मदद से कैसे होता है, एडवेंटिशियस ब्रांचेस तो हो गया था, है ना। ये देखो, ये है एक स्फैगनम की बॉडी। अब आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कुछ ब्रांचेस नीचे की तरफ लटके हुए हैं और कुछ ब्रांचेस है जो कि ऊपर की तरफ जा रहे हैं, है ना। तो ऐसे में आप देखेंगे कि ये जो पूरी एक तरह से ब्रायोफाइटा का टाइप है, ये स्फैगनम एक एग्जांपल है, एक प्लांट का नाम है ये ब्रायोफाइटा में। तो आप इसमें देखेंगे कुछ ब्रांचेस है जो नीचे की तरफ झुके हुए, कुछ ब्रांचेस है जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे में इन ब्रांचेस का नाम है, ये जो झुके हुए ब्रांचेस है बच्चों, इनको बोला जाता है ड्रूपिंग ब्रांच। ड्रूप करना मतलब लटक जाना, तो ये ऐसे झुके हुए ब्रांचेस है तो इनको ड्रूपिंग ब्रांचेस बोला जाता है, ठीक है। ये ब्रांचेस क्या है इसलिए बता रही है क्योंकि आगे इसी से आपको समझना है कि इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इनोवेशन क्या है, उस चीज को समझने के लिए। तो ये हो गए ड्रूपिंग ब्रांचेस। अब आप देखेंगे कुछ ब्रांचेस है जो ऊपर की तरफ भी जा रहे हैं, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है बच्चों डाइवर्जेंट ब्रांचेस। क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट। डाइवर्ज करने का मतलब क्या होता है, डाइवर्जन आपने पढ़ा होगा, आगे अलग अलग होना। अब ये जो अलगाव है ये कैसे तरफ हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है, तो इनको डाइवर्जेंट ब्रांचेस कहते हैं। तो ये दो तरह के ब्रांचेस हैं जो कि एक पूरे स्फैगनम की बॉडी में पाए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसमें अब इनोवेशन में देखेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ड्रूपिंग और डाइवर्जेंट ब्रांचेस इसमें पाए जाते हैं स्फैगनम में। लेकिन कोई एक ऐसा ब्रांच है जो कि ये क्लस्टर, झुंड बनाने की जगह, अब आप देख पा रहे होंगे जब ये ब्रांचेस तरह से हो रहे हैं तो ये जगह जगह पर झुंड बना रहे हैं। देखो यहाँ पे क्लस्टर बनाता हुआ, झुंड बनता हुआ दिख रहा है। तो ऐसा होता है कुछ केसेस में कि कुछ ब्रांचेस ये क्लस्टर बनाने की जगह, इंस्टीड इसके जगह पे ये ड्रूपिंग या डाइवर्जेंट ब्रांचेस यहाँ पे नहीं बना रहे हैं और यहाँ पे क्या कर जाते हैं और तेजी से, विग्रसली यानी तेजी से डिवाइड करके ये क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं और अपनी ग्रोथ को बढ़ाते हैं, ऊपर की तरफ ग्रो करते जाते हैं। ओके, ये जो लॉन्ग ऊपर की तरफ ये जो ब्रांच जा रही है ये मेन एक्सिस के जैसी होती है और इस ब्रांच का नाम है इनोवेशन।
ठीक है। तो इनोवेशन की मदद से भी मतलब ये स्पेशल तरह के ब्रांचेस है जो ना कि डाइवर्जेंट ब्रांचेस बनते हैं, ना ही ड्रूपिंग यानी नीचे लटके हुए ब्रांचेस बनते हैं। ये एक तरह से ग्रो करते हुए ऊपर जाते जाते हैं, जो देखने में ऐसा लगेगा जैसे कि मेन ब्रांच है। जैसे कि आप इस पूरे डायग्राम में देखें तो ये जो ब्रांच जा रही है सीधी एकदम, ये जो ब्रांच एकदम सीधी जा रही है इसको हम बोलेंगे मेन एक्सिस है। तो ये आप देखेंगे कि इसमें इनोवेशन जाता है। अब ये इनोवेशन आप देख पा रहे होंगे, ये ऊपर ब्लू कलर का आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं जो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इनोवेशन। ये ऊपर की तरफ ग्रो करते जा रहे हैं और ऐसा लगेगा जैसे मेन एक्सिस यही है, लेकिन मेन एक्सिस नीचे होती है। हालांकि ड्रूपिंग डाइवर्जेंट नहीं बनते तो लगते ऐसे ही जैसे मेन एक्सिस है। इन्हीं को इनोवेशन कहते हैं। अब ये प्रोग्रेसिव डेथ और डीके में जब पेरेंट प्लांट में हो जाता है, नीचा वाला प्लांट जब डेथ करने लगता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो ऐसे में ये जो इनोवेशन है ये पेरेंट प्लांट से अलग हो जाता है और ये इनोवेशन वापस से अपने आप को एक नई प्लांट बॉडी में डेवलप करा लेता है। तो हुआ ना एक तरह से ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पे इनोवेशन की मदद से ही क्या हो रहा है, पूरी प्लांट बॉडी बन जा रही है ना। अब लास्ट में आता है बच्चों बाय प्राइमरी प्रोटोनेमा। प्रोटोनेमा की मदद से भी रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। और सेकेंडरी प्रोटोनेमा, अच्छा दो और है, ठीक है। तो ये भी अभी देखेंगे, डायग्राम बेस के मैं बताऊंगी आप लोग को, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, प्राइमरी प्रोटोनेमा से भी रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। अब ये प्राइमरी प्रोटोनेमा क्या है, ये एक फिलामेंट है जो कि फिलामेंट लाइक स्टेज है जो कि डेवलप होते हैं स्पोर से। ये स्पोर से ये प्रोटोनेमा बनते हैं, ठीक है। और ये जो है ये इट प्रोड्यूसेस द लीफी गैमेटोफोर। अब ये लीफी गैमेटोफाइट यही बनाते हैं। अब याद करो बच्चों, लास्ट क्लास में जब आपको एक पूरी मैंने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन लाइफ साइकिल इनकी बताई थी, तो मैंने क्या बताया था, लाइफ साइकिल इनकी कैसे चलती है। लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स, इसको मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था, है ना। आई होप आपको ये याद रहेगा कि इनके अंदर दो तरह की स्टेजेस देखने को मिलती है। एक होता है गैमेटोफाइट, दूसरा होता है स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट ऊपर लिख लेते हैं क्योंकि ये डोमिनेंट और इंडिपेंडेंट है। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है तो प्रीवियस वीडियो को जाकर पहले जरूर देख लीजिए, इसलिए मैंने शुरू में रिक्वेस्ट की थी, उसे जाके देखेंगे तो आगे की ये जो क्लासेस है ये आपको इसमें जो चीजें समझ आएगी वो अच्छी तरह से समझ आएगी। हालांकि वो उससे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन ये जो कुछ कुछ टर्म्स है ये मैं इस तरह से समझाती हूँ ताकि मुझे ये पता है कि मैंने प्रीवियस वीडियो में से एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। तो एक हो गया गैमेटोफाइट, दूसरा हो गया स्पोरोफाइट। तो ये दो तरह के स्टेजेस हैं जो कि एक ब्रायोफाइटा की प्लांट बॉडी में पाए जाते हैं। अब ये गैमेटोफाइट क्या कर रहे थे, दो तरह के गैमेट्स बना रहे थे, है ना। अब हमें यहाँ पे ये चीज पता है बच्चों कि ये जो गैमेट्स हैं ये फर्टिलाइजेशन करेंगे पानी के अंदर और इससे जाइगोट बनेगा। जाइगोट से क्या बनता है, स्पोरोफाइट, जो कि सेकंड प्लांट बॉडी है, ये बनकर तैयार होती है। अब स्पोरोफाइट में क्या होता है बच्चों, कैप्सूल होता है जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं। हालांकि ये स्पोर्स मियोसिस के जरिए बनेंगे और हर एक मियोसिस के जरिए बना स्पोर एक गैमेटोफाइट को जन्म देगा। अब आप सोचोगे मैम वापस क्यों बता रही है, तो बच्चों यहाँ पे आपने ये देख लिया अभी कि ये जो प्राइमरी प्रोटोनेमा है ये क्या कर रहा है, ये बोल रहे हैं कि एक फिलामेंट लाइक स्टेज है जो कि प्रोड्यूस होता है बाय द डेवलपिंग स्पोर। अब आप देखेंगे कि ये जो प्रोटोनेमा है ये डायरेक्टली लीफी गैमेटोफोर या समझ लो लीफी गैमेटोफाइट बन रहा है। इसका मतलब है कि स्पोर से यहाँ पे डायरेक्टली गैमेटोफाइट ना बन के क्या बन रही है, बीच में एक स्टेज आ रही है जिसको हमने क्या बोला, यहाँ पे हमने बोल दिया कि स्पोर्स बनने के बाद में यहाँ पे एक और स्टेज आ रही है जिसको हमने नाम क्या दे दिया, लीफी गैमेटोफाइट, या हम यहाँ पे नाम दे देते हैं प्रोटोनेमा। लीफी गैमेटोफाइट नहीं, प्रोटोनेमा। अब ये जो स्पोर्स है इससे प्रोटोनेमा बनता है। अब इनडायरेक्टली इस प्रोटोनेमा से क्या बन रहा है, गैमेटोफाइट बन रहा है। इस तरह से थोड़ा सा घूम गया, मतलब अभी तक मैंने बताया था स्पोर से गैमेटोफाइट बन रहा है। अब आप देख लीजिए कि यहाँ से स्पोर से पहले एक अंडर डेवलप गैमेटोफाइट बन रहा है जिसको हम प्रोटोनेमा कह रहे हैं, यही डेवलप होके फाइनल गैमेटोफाइट बनता है। तो ये चीज अब आप शायद इधर से समझ पा रहे होंगे कि ये प्रोटोनेमा एक फिलामेंट जैसा स्टेज है, प्रोड्यूस बाय द स्पोर, स्पोर से बन रहा है और ये प्रोड्यूस क्या करता है, इट प्रोड्यूसेस गैमेटोफोर, यानी कि ये आगे चल के क्या करेगा, प्रोटोनेमा गैमेटोफाइट बनाएगा, लेकिन ये बना किससे, स्पोर से बना हुआ है, ठीक है। तो आई होप अब आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। इस अगर ये एरो हम हटा के स्पोर से ये बना दें और इससे ये बना दें तो ये चीज आप क्लियर होगी कि स्पोर से प्रोटोनेमा बना, प्रोटोनेमा से गैमेटोफोर या गैमेटोफाइट बन गया,
ठीक है, यही चीज आपको समझाने के लिए मैंने ये लाइफ साइकिल बताई है। अब ये जो ब्रेक, ये क्या करता है, ये जो आपको प्रोटोनेमा दिख रहा है, ये छोटे छोटे हिस्से में बढ़ जाता है और अलग अलग सेल्स में टुकड़े में बढ़ जाता है। अब हमें पता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है, हर एक टुकड़े में बटा हुआ जो सेल है या जो टुकड़ा हिस्सा है पूरे प्लांट बॉडी का, वो वापस क्या हो जाएगा, एक नई प्लांट बॉडी में डेवलप कर जाएगा। तो वो चीज यहाँ पे होगी, हर एक डिटैच फिलामेंट जो है, अलग हुआ फिलामेंट जो है, ये एक नया प्रोटोनेमा बन जाएगा जो कि वापस एक गेमेटोफाइट को बनाएगा। अब ये स्पेशली प्रोटोनेमा कहाँ बनता हुआ दिखता है, फ्यूनेरिया में ये देखने को मिल जाता है। ठीक है, आगे देखें तो नेक्स्ट है सेकेंडरी प्रोटोनेमा। अब प्राइमरी प्रोटोनेमा तो समझ आ रहा था, सेकेंडरी प्रोटोनेमा क्या होता है, आओ उसको भी देख लेते हैं। तो सेकेंडरी प्रोटोनेमा में क्या होता है बच्चों, ये जो प्रोटोनेमा है ये अलग मेथड से बनता है, जर्मिनेशन, स्पोर के जर्मिनेशन से नहीं बनेगा। जैसा कि अभी आपने प्रीवियस में ये वाले लाइफ साइकिल में देखा कि स्पोर से पहले प्रोटोनेमा फिर गेमेटोफाइट। सेकेंडरी प्रोटोनेमा में क्या होता है, ये सेकेंडरी प्रोटोनेमा स्पोर से नहीं बनता है, ये स्पोर से ये सेकेंडरी प्रोटोनेमा नहीं बनेगा, ये वाला प्रोटोनेमा बनेगा स्पोर से, जो कि कैसा होगा, प्राइमरी टाइप का होगा, प्राइमरी। सेकेंडरी प्रोटोनेमा स्पोर से नहीं बनता, भाई ये चीज तो पहले ही कह रहा है ना। उसके अलावा अगर देखा जाए तो ये जो है इट में डेवलप फ्रॉम एनी लिविंग सेल ऑफ द लीफी गेमेटोफोर, मतलब जो लीफी गेमेटोफाइट है यानी जो गेमेटोफाइट स्टेज है उसके किसी भी सेल से ये सेकेंडरी प्रोटोनेमा बन जाता है। और ये जैसे कि कोई लीफ का हिस्सा हुआ, कोई स्टेम हुआ, कोई राइजोम हुआ, या कोई लीफी गेमेटोफोर का कोई इंजर्ड हिस्सा हुआ, जख्मी कोई एक हिस्सा हुआ, उससे बन जाएगा। एंथेरिडियम यानी कि मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से भी बन सकता है ये। मतलब कहने साफ है कि सेकेंडरी प्रोटोनेमा स्पोर्स छोड़कर प्लांट के किसी भी हिस्से से बनता है, लेकिन जो प्राइमरी प्रोटोनेमा है वो हमेशा सिर्फ स्पोर से ही बनता है। ये मेजर डिफरेंस है प्राइमरी प्रोटोनेमा में और सेकेंडरी प्रोटोनेमा में, इस चीज को दिमाग में बैठा लो। ठीक है, अब इसी से यहाँ पे क्या होता है, गैमेटोफोर्स निकलते हैं, लेटरल बर्ड्स निकलते हैं उसी मैनर में एज इन द प्राइमरी प्रोटोनेमा। प्राइमरी प्रोटोनेमा में जैसे निकलते हैं उसी तरह से इसमें भी बर्ड निकलेंगे। हालांकि बस ये है ओरिजिन अलग है, जहां से इनकी उत्पत्ति हो रही है वो अलग है। प्राइमरी प्रोटोनेमा स्पोर से ही बनेगा, लेकिन सेकेंडरी प्रोटोनेमा किसी भी गैमेटोफाइट के लीफ, स्टेम, राइजोम या और भी किसी भी हिस्से से बनेगा, लेकिन स्पोर से नहीं बनेगा। तो इसको हम लोग सेकेंडरी प्रोटोनेमा कहते हैं। एग्जाम्पल में है फ्यूनेरिया और स्फैगनम। ओके, नेक्स्ट आता है बच्चों बल्बिल्स। बल्बिल्स क्या है, ये छोटे छोटे बर्ड होते हैं जो कि यहाँ पे डेवलप होते हैं राइजोइड्स के ऊपर, जो जड़ जैसे है, रूट जैसा स्ट्रक्चर होता है ब्रायोफाइट में, उसको राइजोइड्स बोलते हैं। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। उसी राइजोइड्स के ऊपर ये बल्बिल्स बनते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, मतलब ये ग्रीन कलर के नहीं होंगे, क्योंकि जहां भी क्लोरोफिल होता है वो हिस्सा अपने आप ग्रीन कलर का होता है, लेकिन इनमें बल्बिल्स में क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इस चीज को याद रखेंगे। लेकिन इनमें स्टार्च भर भर के होता है, मतलब फूड स्टोर ज्यादा भर भर के रहेगा। जर्मिनेशन में क्या होता है, बल्बिल्स जो ये प्रोटोनेमा बनाते हैं, और हम सब जानते हैं प्रोटोनेमा से क्या बनेगा, गेमेटोफोर या गेमेटोफाइट बनेगा, है ना। ये चीज होती है। बाय एपोस्पोरी, ये लास्ट है। एपोस्पोरी कई बार वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पूछता भी है, तो इसको ध्यान से देख लीजिए। ये आखिरी टाइप है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का। अब बच्चों देखो यहाँ पे मैंने 11 टाइप बताए हैं, अब आपको ये सारे टाइप के नाम पता होने चाहिए। अब जब मैं यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक कंप्लीट कर रही हूँ तो आपको दिमाग में रहना चाहिए कि मैम ने 11 डिफरेंट मेथड्स क्या क्या बताए थे। और इसमें आसान क्या है कि भाई सबके सब ब्रायोफाइट के बॉडी यानी थैलस बॉडी से ही बने हुए अलग अलग हिस्से जिनसे नया प्लांट बॉडी वापस बन रहा है। सबका बेस तो यही था, है ना, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। तो एपोस्पोरी में क्या होता है, यहाँ पे एक डाइप्लॉइड गैमेटोफाइट बनता है किसी अनस्पेशलाइज्ड स्पोरोफाइट से। तो अब आप कह रहे हैं कि यहाँ पे डाइप्लॉइड गैमेटोफाइट बन रहा है, लेकिन स्पोरोफाइट से अनस्पेशलाइज से, मतलब वो डिफाइन नहीं है, उस स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बन रहा है। अब हम ये जानते हैं कि जब स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनता है, वापस इस साइकिल पे आते हैं, तो जब यहाँ पे गैमेटोफाइट बन रहा है, किससे, स्पोरोफाइट से बनता हुआ दिख रहा है, किस मदद से, स्पोर्स की मदद से बन रहा है। लेकिन जब स्पोरोफाइट से स्पोर बनता है तो आप यहाँ साफ देख पा रहे होंगे कि इनमें मियोसिस जरूर होता है, लेकिन एपोस्पोरी में कुछ हटके है। यहाँ पे स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट जरूर बनेगा, लेकिन बिना मियोसिस के।
ओके और आप ये भी देख पा रहे होंगे कि जो गैमेटोफाइट है वो एन नंबर का होता है, यानी हैप्लॉइड होता है, जिससे दो एन एन टाइप के गैमेट बनते हैं। यहाँ से जाइगोट बनता है जो कि 2n टाइप का होता है, और वापस से जो स्पोरोफाइट बनता है वो भी 2n होता है। अब ये जब मियोसिस में जाता है तो वापस से हम जानते हैं मियोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन है जो क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर देता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्रोमोसोम्स हाफ हो जाएंगे और वापस से ये स्पोर्स बनेंगे जो कि n नंबर के, और ये वापस गैमेटोफाइट बनाएगा। लेकिन इसकी डेफिनेशन थोड़ी अलग कह रही है, ये कह रहा है यहाँ पे कि ये जो यहाँ पे जो गैमेटोफाइट है वो पहले से डाइप्लॉइड है। अब डाइप्लॉइड गैमेटोफाइट कैसे बनेगा बताओ, क्या चीज ऐसे हमें हटानी पड़ेगी जिससे गैमेटोफाइट 2n नंबर का ही रह जाए, n नंबर का हो ही ना। 2n नंबर के स्पोरोफाइट से 2n नंबर का ही गैमेटोफाइट अगर बनाना है तो हमें कौन सी चीज है जो हटानी पड़ेगी, ऑब्वियसली मियोसिस, क्योंकि यही क्रोमोसोम्स को हाफ करता है। तो अगर मैं कहती हूँ कि एक स्पोरोफाइट से डाइप्लॉइड गैमेटोफाइट बने, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब उसमें मियोसिस ना हो, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एपोस्पोरी। याद रखिएगा, इस मेथड से ये एक तरह का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे एक डाइप्लॉइड गैमेटोफाइट बन रहा है एक स्पोरोफाइट से, लेकिन विदाउट मियोसिस, इसी को एपोस्पोरी कहते हैं। एंथोसिरोस में देखने को मिलता है और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, तो इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लेंगे कि एपोस्पोरी क्या होता है। तो हमने टोटल यहाँ पे बच्चों 11 मेथड्स थे जो जहाँ पे हमने देख लिए कि किस तरह से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक ब्रायोफाइट की प्लांट बॉडी में होता है ना। स्टार्ट किया था हमने यहाँ से, किससे, एक हमने देख लिया कि किस तरह से यहाँ पे किस कोई ओड पोर्शन है जो कि डेथ और डीके कर गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया। उसके बाद हमने देखा एपिस, जो एपिक्स पोर्शन होता है, टिप पोर्शन होता है थैलस बॉडी का, उससे भी बन रहा है। उसके बाद हमने देखा ट्यूबर से बनता हुआ, उसके अलावा हमने यहाँ पे देख लिया गैमा से बनता हुआ। गैमा क्या है, असेक्सुअल स्पोर्स है जो कि मल्टीसेल्युलर होते हैं। गैमा के साथ साथ हमने एडवेंटिशियस ब्रांचेस भी देखे, उससे भी बन रहा है। एडवेंटिशियस ब्रांचेस के अलावा हमने ट्यूबर भी देखा। ठीक है, उसके अलावा हमने यहाँ पे इनोवेशन देखा, प्राइमरी प्रोटोनेमा देखा, सेकेंडरी प्रोटोनेमा देखा और बल्बल्स देखा और एपोस्पोरी देखी। तो इतने मेथड्स से जिससे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक प्लांट बॉडी में होता है। अब आखिरी टॉपिक समझ लेते हैं कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें कैसे होता है। हालांकि वो आपके लिए बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं रहेगा, क्योंकि लास्ट लेक्चर में जब मैंने ये पूरा साइकिल डिटेल में बताया था तो वहीं से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको समझ में आ जाएगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ब्रायोफाइटा में कैसे होता है। तो आप अगर उस क्लास को देख चुके हैं तो ये क्लास आपके लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझने के लिए बहुत आसान होगी, जिसके लिए हमें समय भी थोड़ा कम ही लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए बच्चों तो ये सब आपको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स दिख रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये एक पूरा एक ब्रायोफाइटा है। अब आप देख रहे हैं इसकी ये लीव्स है। ठीक है, इसमें देखो ये जो स्टेम जैसा बन रहा है ना, ये प्रोटोनेमा है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं तो जो यंग प्लांट अभी बन रहा है उसको गैमेटोफोर बोल रहे हैं। फिर ये प्रॉपर बन जाएगा, मेच्योर हो जाएगा, तब हम इसको गैमेटोफाइट बोलेंगे। ये देखो इसमें बड बन रहा है, नीचे रूट जैसा जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, राइजोइड्स बोलते हैं। तो वो चीजें हैं जो कि यहाँ पे आपको दिख रही है। ओके, तो ये थे सेक्सुअल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कि ब्रायोफाइट्स में कैसे होता है। अब आखिरी में देख लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्रायोफाइट्स में कैसे होगा। तो भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मीनिंग ही मैंने स्टार्टिंग में इस लेक्चर में बता दिया कि भाई दो तरह के गैमेट्स बनेंगे, दोनों गैमेट्स का साथ में फ्यूजन होगा और फ्यूजन से जाइगोट बनेगा, है ना। यही होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, दो तरह के गैमेट्स का साथ आना ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। सेम चीज यहाँ भी होगी। तो हमें याद क्या रखना है, तो इसमें नया क्या है आपको यहाँ पे याद रखना है, दोनों टाइप के जो ऑर्गन्स है, मेल और फीमेल ऑर्गन, इनके नाम और इनसे जो गैमेट्स बनते हैं उनके नाम। ये चीज अगर आप समझ लेते हैं तो आपके लिए ये टॉपिक एकदम आसान हो जाएगा, कोई टफ काम नहीं है ये। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये oogamous टाइप का होता है। oogamous टाइप का यानी कि जो दो तरह के गैमेट्स बनते हैं इन ब्रायोफाइट्स के अंदर, वो गैमेट्स एकदम अलग अलग होते हैं देखने में, चाहे वो साइज की बात करें, चाहे वो मॉर्फोलॉजी यानी बाहरी ढांचे की बात करें, तो स्ट्रक्चर की बात हो, साइज की बात हो, मोटिलिटी की बात हो, हर चीज में ये दोनों गैमेट, मेल और फीमेल गैमेट, एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम oogamous टाइप का बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स है इनका नाम है। मेल ऑर्गन को हम लोग बोलते हैं एंथेरिडिया या एंथेरिडियम भी बोलते हैं सिंगुलर फॉर्म में, और फीमेल ऑर्गन को हम लोग बोलते हैं बच्चों आर्चिगोनिया। अब आपको ये दो नाम अच्छे से याद रहने चाहिए। उसके अलावा बात करें तो ये जो सेक्स ऑर्गन्स है ये जैकेटेड है। जैकेटेड यानी जैसे मैंने अभी एक जैकेट पहना हुआ है, तो मैंने अपने आप को, जैकेटेड का मतलब ये नहीं होता है कि कुछ कपड़ा पहना, इसका मतलब होता है अपने आप को कवर करना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो ऑर्गन्स है, मेल और फीमेल ऑर्गन, ये जैकेटेड है यानी कि ये कवर्ड है।
है ना, ये ढके हुए हैं, कवर्ड है और मल्टी लेयर्ड है। ढके हुए क्यों है भाई? क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो दो तरह के गैमेट्स हैं ये फ्यूज कहाँ होते हैं? हमेशा पानी में, ब्रायोफाइट्स के केस में, और ऐसे में इनका जैकेटेड होना बहुत जरूरी है। एंथेरिडियम जो है इनमें एक पतला सा स्टेम जैसा स्ट्रक्चर होगा, स्टॉक्ड होगा यानी ब्रांचेस जैसा होगा, पियर शेप का होगा, ठीक है, यानी कि इस शेप में आपको ये देखने को मिल सकता है। ऑब्लॉन्ग भी हो सकता है, यानी थोड़ा सा आपको इस शेप में भी देखने को मिल सकता है, और आउटर वन सेल की थिक लेयर पाई जाएगी जिसको हम जैकेट सेल बोलते हैं, और इसके अंदर एक फर्टाइल सेल्स भी पाए जाएंगे, और उन फर्टाइल सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एंड्रोसाइट्स बोलते हैं। अब ये एंड्रोसाइट क्या है बच्चों? ये वो सेल्स हैं जो कि मैच्योर होके एंथेरोजॉइड यानी मेल गैमेट बनेंगे, क्योंकि भाई जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसी के अंदर ना मेल गैमेट्स बनते हैं, तो वो चीज हमें इसके अंदर देखने को मिलेगी। अब हर एक एंड्रोसाइट जो है वो आगे अपने आप को चेंज करके एंथेरोजॉइड बना लेगा। मैंने कहा ना कि ये जो एंड्रोसाइट से यही क्या बनते हैं? एंथेरोजॉइड्स बनते हैं। अब हर एक आर्चिगोनियम जो है, अब फीमेल ऑर्गन की बात करते हैं, तो फीमेल ऑर्गन कैसा है? फ्लास्क शेप का है, जिसमें हम लोग गुलदस्ता वगैरह रखते हैं तो उस शेप का रहता है, पॉट इसका फ्लास्क शेप का रहता है, और इसका निचला पोर्शन थोड़ा सा स्वॉलन और फुला हुआ होता है, जैसे कि मैंने इधर बनाया है, ठीक है, और इसको वेंटर कहते हैं। और इनका जो नेक है, इसका देखो दो हिस्सा है बच्चों, ये वाला जो हिस्सा है ऐसा पतला सा ऊपर नेक जैसा, इसको हम नेक बोलते हैं, और ये जो निचला हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं? वेंटर बोलते हैं। ये दो हिस्से से मिलकर एक फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम बनता है, ठीक है। नेक जो है इसके अंदर बहुत सारे नेक कैनाल सेल्स होते हैं, और वेंटर जो होता है उसके अंदर एक वेंटर सेल और एक बड़ा सा एग सेल होता है। निचले हिस्से में इधर एक एग सेल होगा और इधर एक वेंटर सेल होगा, और नेक के अंदर ऐसे नेक कैनाल सेल्स होंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि मेल और फीमेल बॉडी में है क्या क्या, है ना, तो ये चीजें इसमें रहती है। यहाँ पे इस तरह से इसको देख लेते हैं कि भाई अगर ये ऑर्गन्स हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाई कौन सा स्टेज होगा जो गैमेट्स बनाता है? गैमेटोफाइट, इसलिए हमें उसे लिखना जरूरी है। पहले इस स्टेज को हम लिख लेते हैं जो गैमेटोफाइट है। अब ये गैमेटोफाइट जो होगा ये क्या करेगा? दो तरह के इसमें ऑर्गन्स पाए जाएंगे। मेल ऑर्गन को हम लोग क्या बोल रहे हैं? एंथेरिडियम, ये ऑर्गन का नाम है, गैमेट नहीं। और फीमेल ऑर्गन का नाम क्या है? आर्चिगोनियम। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि एंथेरिडियम के अंदर क्या है? एंड्रोसाइट्स है। यही आगे चल के मैच्योर होके क्या बन रहे हैं? मेल गैमेट बन रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंथेरोजॉइड्स, ठीक है। ये क्या हो गया? ये मेल गैमेट हो गया। बिल्कुल उसी तरह अगर फीमेल बॉडी की बात करें तो आर्चिगोनियम के अंदर मैंने बताया कि ये फ्लास्क जैसा है जिसके दो हिस्से हैं। निचले हिस्से को हमने क्या बोल दिया? वेंटर, और ऊपर वाले हिस्से को हमने क्या बोल दिया? नेक। नेक जैसे कि हमारा नेक है तो ये एक पतला सा है ना, वैसे समझ लेंगे ये वाला जो हिस्सा है ये नेक है, नीचे वाले को वेंटर कहते हैं। वेंटर में एक सेल होता है, इसको बोलते हैं वेंटर कैनाल सेल, मैं जस्ट शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, और इसके साथ नीचे हिस्से में होता है एग सेल। ये जो एग सेल है बच्चों, यही क्या कहलाता है? फीमेल गैमेट। ये फीमेल गैमेट है, और किसका फ्यूजन यहाँ पे आपको साफ दिख पा रहा है अब कि एक मेल गैमेट यानी एंथेरोजॉइड किससे फ्यूज करेगा? एक एग सेल से, जो कि एक फीमेल गैमेट है। इन दोनों का फ्यूजन होगा तभी एक जाइगोट बनेगा, ठीक है। और ऊपर जो नेक के अंदर ऐसे ढेर सारे सेल्स हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नेक कैनाल सेल्स, ठीक है। ये हो गया वेंटर कैनाल सेल, ये हो गया नेक कैनाल सेल, ओके। अब ये दोनों गैमेट्स क्या करेंगे? फ्यूज करेंगे। एंथेरोजॉइड्स और एग सेल यहाँ पे क्या करेंगे? साथ आएंगे। ये दोनों का फर्टिलाइजेशन हो गया। कहाँ पे होगा? पानी के अंदर होगा। अब ये जो फर्टिलाइजेशन है इससे क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। यही होता है बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स। क्लियर है? दो तरह के गैमेट्स बनना, दो तरह के सेक्स ऑर्गन में, और दोनों का फ्यूजन होना और जाइगोट बनना, यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। क्लियर है ये चीज? यही चीज थी जो आपको यहाँ से समझनी थी। एंथेरोजॉइड जो है ये नेक्स्ट से यहाँ पे क्या पहुंचेंगे? केमिकल्स के जरिए ये यहाँ पे पहुंच जाते हैं अंदर, और एग सेल को इनकाउंटर करते हैं। एग सेल और जब एंथेरोजॉइड साथ आते हैं
तो वाटर की जरूरत जरूर पड़ेगी इन दोनों को साथ आने के लिए। हम कब से पढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं यही रीजन है, यही आंसर है जो मैंने इस सेशन के शुरुआत में क्वेश्चन पूछा था कि व्हाई दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस, ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस क्यों बोलते हैं प्लांट किंगडम का, तो उसका रीजन कहीं ना कहीं यही है जो मैंने अभी बताया है। ठीक है, जो जिनको पता होगा वो समझ चुके होंगे इसका आंसर क्या है ना। तो एंथेरिजॉइड्स और एग सेल्स वाटर की मदद से फर्टिलाइज करेंगे। अब ये जो फर्टिलाइज एग है उसको हम जाइगोट अब कहेंगे, दोनों फ्यूज कर गए तो अब जाइगोट कहलाएगा। अब यहीं से क्या शुरुआत होगी, स्पोरोफाइट शुरू होगा, क्योंकि जो जाइगोट है यहीं से क्या बन जाता है, इस जाइगोट से ही क्या हो जाता है, नेक्स्ट बॉडी बनती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पोरोफाइट, है ना। अब ये जो स्पोरोफाइट है ये क्या करता है, ये स्पोर्स बनाता है, और ये जो स्पोर्स है ये मियोसिस के जरिए बनते हैं, और मियोसिस के जरिए बने स्पोर्स वापस से गेमेटोफाइट बनाते हैं, यही साइकिल है। और इसके एक हिस्से को हमने समझा तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाया, है ना। तो इस तरह से बच्चों ये रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है एक ब्रायोफाइट की प्लांट बॉडी में। अब यहाँ पे ये एक चीज जरूर ध्यान देंगे कि जब एंथेरिजॉइड्स एग तक पहुंचते हैं तो एंथेरिजॉइड एग्स तक ऐसे ही नहीं जाते हैं, ठीक है। इनके लिए क्या होता है, आर्चिगोनियम के अंदर ही तो एग है, तो यहां तक ये पहुंचने के लिए क्या होता है, यहाँ से केमिकल सिक्रीट होते हैं, ठीक है। और केमिकल्स जैसे कि उनके केमिकल्स के अंदर शुगर होगा, मैलिक एसिड होगा, प्रोटीन होगा, ऑर्गेनिक सॉल्ट, इनऑर्गेनिक सॉल्ट और पोटेशियम होगा, ये सब इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे, म्यूसिलेज जैसा सब्सटेंस बनाते हैं जो कि नेक कैनाल सेल को और वेंटर कैनाल सेल को डिसॉल्व कर देते हैं। क्योंकि अगर एग सेल तक पहुंचना है बच्चों, तो एग सेल तक पहुंचने के लिए रास्ता खाली करना पड़ेगा, है ना। और रास्ता जो वह पहले से यहाँ पे सेल से भरा पड़ा है, तो यहाँ पे कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि नेक कैनाल सेल और वेंटर कैनाल सेल को डिसॉल्व कर देते हैं। अब ऐसे में ये जो एंथेरिजॉइड्स बने हैं ये आसानी से इस जगह से क्रॉस करते हुए इस गैमेट तक पहुंचेंगे, एग सेल तक पहुंचेंगे और फिर इसको फर्टिलाइज करेंगे जिससे यहाँ पे जाइगोट बनेगा। तो अगर मैं कहूँ ये एक एग सेल था तो इस तरह से ये जो एंथेरिजॉइड्स हैं ये हो जाएंगे एंथेरोजॉइड्स, ये इसको फ्यूज करेंगे। कि कैसे फ्यूज किए, वेंट्रल कैनाल सेल और नेक कैनाल सेल को डिसॉल्व करके कुछ केमिकल सिक्रीशन की वजह से, अब इसी से जाइगोट बना। तो आई होप बच्चों ये जो वाला जो टॉपिक था जिसमें हमने आज पूरे इस लेक्चर में हमने ये समझ लिया कि किस तरह से एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, किस तरह से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है ब्रायोफाइट्स में, ये आपको एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा। जाने से पहले जान लीजिए बच्चों कि ये जो हमारा डीएनएस सेमेस्टर क्लासेस है, यहाँ पे आप लोग अगर देखें तो सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर की हम लोग पूरी क्लासेस को बैच को यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं और इस बैच का नाम है नवोद्भव बैच। इस बैच के अंदर हम लोग बीएससी मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर और बीकॉम के कोर्सेज को रन कराते हैं जिसमें हम हमारे पूरे सेमेस्टर क्लास के सिलेबस को विद इन टाइम कंप्लीट करते हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड है इन वीडियोस को देखकर हमारे क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए तो आप बिल्कुल वेलकम है यहाँ पे आप सभी का। आप हमारे इस क्लासेस को ज्वाइन करिए, बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए क्लासेस। सारे टॉपिक्स को फ्रॉम 1 to 10 हर एक टॉपिक को क्लियर किया जाएगा यूनिट वाइज। यूनिट हमारे पास टोटल 8 है, हर यूनिट के हर एक टॉपिक को डिटेल में कवर किया जाएगा, क्रिस्टल क्लियर किया जाएगा आपका हर एक कंफ्यूजन, जिसके अंदर आपको इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस मिलेगी। ये जो लाइव क्लासेस है ये यूट्यूब पे ना चलकर हमारे ऐप पर चलती है और यहाँ पे आप डीएनएस आप यहाँ पे एजुकेयर ऐप डाउनलोड करना मत भूलिए। इसके साथ आपको लाइव डाउट क्लासेस मिल जाएगी, हैंड रिटन नोट्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, साथ ही साथ वन शॉट रिवीजन कराया जाएगा आपको, जो कि लास्ट मोमेंट पे होता है जब हमारे एग्जाम्स नियर होते हैं तो उससे पहले हम ये शॉर्ट रिवीजन देते हैं। आप जो भी फर्स्ट सेमेस्टर में हमसे पढ़े होंगे बच्चों उनको ये रिवीजन नोट्स पता होगा कि किस तरह से वन शॉट रिवीजन काफी ज्यादा बेनिफिशियल साबित होते हैं सभी बच्चों के सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए। 1-to-1 मेंटोरशिप आपको हमारे बहुत अच्छे मेंटोर से मिलती रहेगी, तो इसके लिए आप हमारे इस बैच के साथ जरूर जुड़िए, चाहे आप सेकंड सेमेस्टर के हो या फोर्थ सेमेस्टर के हो। हमारा पूरे बैच का ऑफर प्राइस है 1499, जो कि इस समय आप इसे इनरोल करेंगे तो आपको इतनी कम अमाउंट में आपको पूरे बैच जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। और ये बैच के लिए आप अवेल तब तक कर सकते हैं, तब तक आप इसमें इनरोल्ड रहेंगे जब तक आपका पूरा एग्जाम्स कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो बच्चों हमारे साथ जुड़ना मत भूलिए। आई होप आज की जो पूरी क्लास है आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रही होगी। सारे टॉपिक जो मैंने आज की इस क्लास में बताए हैं समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, अभी के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू।